बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर सादिक अली। तो आज हमने स्टार्ट करनी है, दैट इज़ दी एनाटॉमी। ठीक है जी, कल हमारा बायो केम ख़त्म हुआ है, तो रैपिड रिव्यू के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है जी। सो एनाटॉमी के अंदर हमने जो डिस्कशन करनी है, स्पेशली जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे जाते हैं अपर लिम्ब की तरफ। अपर लिम्ब में जो हमने डिस्कशन करनी है, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो अपर लिम्ब है इसको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग इमेजिन करें कि ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ पे फिर हमारे पास एल्बो ज्वाइंट है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे रेस्ट ज्वाइंट होता है। ठीक है जी। और रेस्ट ज्वाइंट की बात जो है ना, यहाँ पे 5 फिंगर्स होते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे जस्ट इमेजिन करने के लिए। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस इन ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्केपुला, दैट इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। फिर यहाँ पे देखें दिस इज कॉल्ड एल्बो जॉइंट्स, ये हमारे पास एल्बो जॉइंट्स है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें सो दैट इज कॉल्ड रेस्ट जॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट जॉइंट कहते हैं। अब मेन पॉइंट जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि शोल्डर जॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एल्बो जॉइंट तक ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं ब्रेकियम। ब्रेकियम को हम आर्म भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर एक ही बोन होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। सो ब्रेकियम इज द एरिया बिटवीन शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, और इस एरिया को हम आर्म भी कहते हैं, ब्रेकियम भी कहते हैं। फिर एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट तक जो एरिया है इसको हम कहते हैं एंटी ब्रेकियम, दैट इज कॉल्ड एंटी ब्रेकियम। और जो एंटी ब्रेकियम है इसका दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड फोर आर्म, दैट इज कॉल्ड फोर आर्म। और फिर रिस्ट जॉइंट के बाद ये यहाँ पे फिंगर होता है, इसको हम हैंड एरिया कहते हैं, और हैंड एरिया को हम एनाटॉमी के अंदर मेनम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो अपर लिम्ब है इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है, इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ब्रेकियम के अंदर बात करें तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास सिंगल बोन है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस बोन, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन प्रेजेंट इन दी ब्रेकियल एरिया। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारे पास दो बोन्स है, एक मीडियल है और एक रेडियल है। तो जो मीडियल है वो अल्ना है, जो लेटरल है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रेडियल बोन। फिर जो रिस्ट ज्वाइंट है उसके अंदर हमारे पास जो बोन्स होते हैं इनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑफ कार्पल। और ईच रिस्ट ज्वाइंट के अंदर जो कार्पल बोन्स होते हैं दे आर 8 इन नंबर्स, ये कितने होते हैं, 8 इन नंबर्स। फिर इसके बाद 5 मेटाकार्पल है। और फिर यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि ईच हैंड के अंदर कार्पल बोन के बाद क्या होते हैं, मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल 5 होते हैं। और इसके बाद जो फेरेंजिस हैं दे आर टोटल इज इक्वल टू 14 इन नंबर, वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है जी। तो ये कहानी आप लोगों को पता होना चाहिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आप लोग को ये पता हो कि इसकी अपर लिम्ब की बोन एनाटॉमी क्या है, और इसके अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास कौन सी चीज कहाँ से है। ठीक है जी। देखिए आप लोगों ने मिसाल के तौर पे एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब हमने तो रैपिड रिव्यू में इतना डिटेल नहीं जाना, अदरवाइज जिन लोगों के पास टाइम होता है 6 महीने 7 महीने और वो हमारे साथ डिटेल कोर्स में आते हैं, तो इस ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर मैं अलग 1 से लेकर 1.5 घंटे का टॉपिक लेता हूँ। लेकिन जस्ट आप लोग को समझाने के लिए ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसमें एक रूट्स होते हैं, रूट्स जो है वो मिलकर ये ट्रंक बनाते हैं। ठीक है जी। और जो ट्रंक है ये डिवीजन में कन्वर्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू डिवीजन। फिर इससे हमारे पास आगे कार्ड्स बनते हैं और आखिर में ब्रांचेस बनती है। ठीक है जी। ये इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। अब जो ब्रेकियल प्लेक्सस है इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व विच इज इनर्वेटेड द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। इसमें जो रूट्स है C5 C6 C7 C8 एंड T1, तो C5 से लेके जो T1 है दैट इज द रूट्स वैल्यू ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। देखिए जो C5 है इससे जो नर्व निकलती है और C6, ये दोनों आपस में मिलकर है एक ट्रंक बनाते हैं। फिर C8 और T1 इससे जो आपस में नर्व निकलती है ये भी आगे जाकर एक ट्रंक बनाती है। तो जो ट्रंक C5 और C6 से बनती है इसको हम कहते हैं अपर ट्रंक। फिर जो C8 और T1 से मिलकर बनती है वो लोअर ट्रंक है। और जो C7 है ये इस तरह एज अ होल जो है ना आगे जाकर अकेला एक ट्रंक बनाती है जिसको हम मिडल ट्रंक कहते हैं। ठीक है जी।
تو دیکھیں रूट्स हमारे पास 5 थे, C5 से लेके T1 तक जो ट्रंक्स है वो हमारे पास 3 होते हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ठीक है जी। फिर जो ईच ट्रंक है वो दो में डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं एंटीरियर डिवीजन, मिसाल के तौर पे ऊपर वाला एंटीरियर डिवीजन है और ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन है। फिर इसी तरह इसके भी दो बनेंगे एंटीरियर डिवीजन और इसके भी दो बनेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे आता है ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करें। अब ये क्या है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ विच ट्रंक, अपर ट्रंक। ये जब आगे चलता है तो इसके साथ मिलता है ये वाला एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। इसको फिर गौर से सुने कि जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक है उसके साथ एंटीरियर डिवीजन ऑफ क्या बनता है, मिडल ट्रंक। तो इससे हमारे पास बनता है लेटरल कार्ड। ये क्या बनाता है, लेटरल कार्ड। फिर देखिए दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक and that is the posterior division of middle trunk, that is the posterior division of lower trunk। ये तीनों मिलकर all posterior ये हमारे पास क्या बनाती है, posterior कार्ड बनाती है। और एक रहता है, अब जो रहता है वो हमारे पास ये है, जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है ये खुद आके जाके क्या बनता है, मिडल ट्रंक बनता है, ठीक है जी। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रूट्स क्या है, ट्रंक्स क्या है, डिविजन्स क्या है, और फिर इससे जो कार्ड्स बनते हैं उसके नाम क्या है, और जो कार्ड है वो कौन कौन से हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखें कि जो लेटरल कार्ड है इससे जो नर्व निकलेगी दैट इज कॉल्ड मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। कौन सी नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को ये पता हो, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। फिर इसके बाद जो पोस्टीरियर कार्ड है, पोस्टीरियर, एक तो इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व है, एक तो रेडियल नर्व निकलती है, और दूसरी बात लिखे इससे जो नेक्स्ट नर्व निकलती है दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी। फिर इसके साथ इसमें तोरेको डार्सल भी है एटसेट्रा। बट हमें जो एग्जाम के लिए यहाँ पे एज अ रैपिड रिव्यू कोर्स चाहिए, तो पोस्टीरियर से जो दो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व आती है, एक रेडियल नर्व है और एक हमारे पास एक्सिलरी नर्व है, ठीक है जी। फिर जो मिडल कार्ड है इससे जो मोस्ट कॉमन नर्व आती है दैट इज नोन एज अल्नर नर्व, दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। फिर यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा कि इससे एक हमारे पास क्या आती है, मीडियल रूट ऑफ, दैट इज कॉल्ड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। कौन सी, मीडियन नर्व। तो आप लोग कहेंगे कि अगर मीडियन नर्व है तो उसकी एक मीडियल रूट है, तो उसका एक क्या है, लेटरल रूट। और जो लेटरल रूट है वो कहाँ से आती है, लेटरल कार्ड। तो देखिए जो हमारे पास मीडियन नर्व है, कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, ये वाहिद नर्व है जिसकी एक हिस्सा लेटरल कार्ड से आती है और एक हिस्सा मिडल कार्ड से आती है, ठीक है जी। तो अगर आप लोग को इतना भी समझ आ गया दैट इज मोर देन एनफ। फिर एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इस तरह का फॉर एग्जांपल सवाल आ जाए कि ऐसी नर जो डायरेक्ट रूट से निकली है, कहाँ से निकली है, रूट से निकली है। अगर रूट्स के अंदर हम बात करें कि ऐसी नर जिसकी ओरिजिन एक तो C5 से हो, C6 से हो एंड C7, तो ऐसे नर्व्स को हम कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व अराइजेस फ्रॉम द रूट, और इसकी जो रूट वैल्यू है दैट इज C5, C6 एंड C7, ये इसकी क्या है, रूट्स वैल्यू, ठीक है जी। तो फिर इसके बारे में एग्जाम क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी मसल है जिसको ये इनर्वेट करती है, दैट इज कॉल्ड सेराटस एंटीरियर मसल। तो ये आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिस मसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए लोग इसको याद करते हैं एक नमूनिक से, और मैं चाहता हूँ कि वो नमूनिक आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि जब भी एग्जाम के अंदर इसके बारे में सवाल आ जाए ताकि आप लोगों का माइंड उसी टाइम पे क्लिक करे, इसका आंसर देने में इशू ना हो। तो दैट इज कॉल्ड साल्ट इज द नमूनिक, क्या है, साल्ट। अब साल्ट के अंदर जो एस है दैट इज सेराइटस इंटीरियर, कौन सा मसल, सेराइटस इंटीरियर, एंड दैट इज इनर्वेटेड बाय LT लॉन्ग टी बार थोरेसिक नर्व। तो साल्ट याद रखे, सेराइटस इंटीरियर इज इनर्वेटेड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर मिसाल के तौर पे ये इंजरी हो जाए, इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, दैट इज कॉल्ड LTN लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसकी वजह से जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्केपुला। फिर क्या होगी, विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला is a clinical condition in which there is damage to long thoracic nerve and weakness in the serratus anterior muscle, ठीक है जी। तो इतना अगर आप क्लिनिकल कोरिलेट्स कर सकते हैं और इतना क्लिनिकल चीज़ें आप लोगों को याद हो सकती है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अब यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
यहाँ से डेफिनेटली अगर आप लोग एनआरई स्टेप 1 में जाते हैं या इवन FCPS पार्ट 1 में भी जाते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर आता है। ठीक है जी। देखिए वो क्वेश्चन कैसे आता है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरस के हवाले से। ठीक है जी, किसके हवाले से? ह्यूमरस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, तो ह्यूमरस बोन तो कहाँ पे है? दैट इज इन दी आर्म, जिसको हम ब्रेकियम कहते हैं। इसका एक हेड पार्ट होता है, फिर नेक पार्ट होता है, इसमें फिर शाफ्ट होता है, और जहाँ पे ह्यूमरस खत्म होता है एल्बो जॉइंट के अंदर, तो इस तरह इनके जनाब एलिवेशन होती है, जिसको हम एपिकोंडाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकोंडाइल्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम के अंदर जो सिंपल सवाल आता है वो आप लोगों से ऐसा सवाल करेगा कि अगर एक पेशेंट है, उसकी फ्रैक्चर हुई है नेक में, यहाँ पे क्या है? फ्रैक्चर एट द नेक ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच बोन, दैट इज कॉल्ड ऑफ ह्यूमरस। तो ऐसा कंडीशन, ऐसा क्लिनिकल कंडीशन जिसमें फ्रैक्चर जो है वो नेक ऑफ द ह्यूमरस में हो जाए, सो व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट? देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ एक्सिलरी नर्व पॉलिसी। कौन सी? नर्व पॉलिसी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से सीखना है कि जो एक्सिलरी नर्व पॉलिसी है इसके चांसेस तब होते हैं व्हेन देयर इज एनी इंजरी टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस। और जो एक्सिलरी नर्व है इसने इनर्वेट किसको करना है? दैट इज कॉल्ड डेल्टाइड मसल। और जो डेल्टाइड मसल है इसका काम हाथ को एबडक्ट करना अप टू द 90 डिग्री। अगर डेल्टाइड मसल के अंदर वीकनेस आ जाए, द पेशेंट विल नॉट एबल टू एबडक्ट द हैंड अप टू 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ये नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, कभी कभार पेशेंट आते हैं उनमें फ्रैक्चर यहाँ पे होती है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। ठीक है जी। तो अगर शाफ्ट के अंदर आ जाए तो आप लोगों को तो पता है कि जो शाफ्ट है इसके अंदर रेडियल ग्रूव है, जहाँ से क्या निकलती है? रेडियल नर्व निकलती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इफ द क्वेश्चन कम, और जो लास्ट टाइम से पहले अभी जो NRE 1 हुआ था, ए नहीं, इससे पहले वाले NRE के अंदर अगर आप पास्ट पेपर में भी देखें तो ये क्वेश्चन आया था कि इफ देयर इज एनी fracture to the shaft of the humerus, the most likely structure to be paralyzed or damaged, that is was radial nerve. Radial nerve जब damage होगी, the patient will not able to extend the rest for longer time. This condition is called a rest drop. क्योंकि हमारे अपर लिम के अंदर जितने भी एक्सटेंसर मसल है मेजॉरिटी दे आर इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, अगर फ्रैक्चर यहाँ पे हो जाए, अब ये जो एरिया है ना, दैट इज द a part of humerus just above condyle, इसको हम कहते हैं supracondylar fracture, that is called a supracondylar fracture. तो supracondylar fracture is a fracture of the humerus that is most likely just above the condyles of the humerus. इसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाए, so the most likely nerve to be damaged, that is called a median nerve. वो कौन सी है? median nerve। और median nerve जब भी डैमेज होती है तो क्लिनिकली, मतलब हैंड के ऊपर जो क्लिनिकल इफेक्ट आती है, दैट इज कॉल्ड एप हैंड। तो एप हैंड डिफॉर्मिटी जब भी एग्जाम के अंदर आती है, ऑलवेज थिंक अबाउट इट इज अ मीडियन नर्व पॉलिसी। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अगर हम कोंडाइल्स की बात करें तो एक मीडियल एपिकोंडाइल है और एक क्या है? लेटरल एपिकोंडाइल है। तो अगर हम बात करते हैं कि दिस वन इज अ मीडियल, तो मीडियल एपिकोंडाइल इज ऑलवेज टुवर्ड अल्ना, लेटरल एपिकोंडाइल इज ऑलवेज टुवर्ड व्हाट? आंसर इज रेडियस। तो कभी कभार ह्यूमरस में अगर मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर आ जाए और उसमें पूछी जाए कि विच नर्व इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, थिंक अबाउट अल्नर नर्व। ये कौन सी है? अल्नर। क्योंकि जो अल्नर नर्व है इट पासिस पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकोंडाइल। और अगर अल्नर नर्व, जिसको म्यूजिशियन नर्व ऑफ द बॉडी कहते हैं, अगर ये जहाँ से डैमेज हो जाए, देन इट विल लीड टू अ क्लिनिकल प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड क्ला हैंड। इसको हम क्या कहते हैं? क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। तो देखिए रिस्ट ड्रॉप ये हमारे पास किस वजह से होती है? रेडियल नर्व पॉलिसी, एप हैंड डिफॉर्मिटी ड्यू टू मीडियल नर्व पॉलिसी। लेकिन जो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी है इट इज ड्यू टू अल्नर नर्व पॉलिसी। और जो एक्सिलरी नर्व है इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए लॉस ऑफ एबडक्शन, क्योंकि जो डेल्टाइड मसल है प्रॉपर तरीके से क्या होगी? काम नहीं करेगी। तो लॉस ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक हम फिर हैंड को एबडक्ट नहीं कर सकेंगे। और इसमें एट्रोपी ऑफ द लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड। ठीक है जी। सो एट्रोपी ऑफ द DM, दैट इज कॉल्ड डेल्टाइड मसल। सो यार इसमें से आप मुझसे लिख के ले ले कि वन क्वेश्चन दे विल डेफिनेटली आस्क कि कौन सी पार्ट ऑफ द ह्यूमरस में अगर फ्रैक्चर आ जाए तो उसके साथ कौन कौन सी नर्व डैमेज के चांसेस है, और उस नर्व डैमेज की वजह से कौन सी क्लिनिकल आउटकम आते हैं जो पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। सो दिस इज अ वेरी वेरी सुपर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट।
अब देखें, एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ। क्या कहते हैं? रोटेटर कफ, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्चुअली जो रोटेटर कफ है, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेंडन्स और ग्रुप ऑफ मसल्स दैट मेनली हेल्प टू सपोर्ट द ह्यूमरस। मतलब शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो ग्रुप ऑफ फोर मसल टेंडिनियस स्ट्रक्चर है, उसको हम रोटेटर कफ कहते हैं। अब जो रोटेटर कफ है, इसके कंपोनेंट्स में क्या है? तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो नंबर वन, इसमें जो मसल आता है, दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनेटस। इसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज सुप्रा स्पाइनेटस। फिर इसके अंदर एक और मसल है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रा स्पाइनेटस। दैट इज कॉल्ड इन्फ्रा स्पाइनेटस, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर नेक्स्ट आता है टीरीज माइनर। अब यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, वो टीरीज मेजर लिखते हैं, लेकिन देखे यहाँ पे गलती से मुझसे भी मेजर का नाम वो सुन के मुझसे भी जे लिखा गया, बट यहाँ पे टेरीस मेजर नहीं है, इसमें टेरीस क्या होता है? माइनर। और आखिर में दैट इज कॉल्ड सब स्केपुलेरस। दैट इज कॉल्ड सब स्केपुलेरस। तो इन चार चीज़ों की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रोटेटर कफ कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर हम इसको एक नमूने की शक्ल में याद करें, जो लोग आसानी के लिए याद रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट्स। SITS. SITS is the mnemonic. S for supraspinatus, I for infraspinatus, and T for teres minor, and last S for subscapularis. देखिए, जब हम MBBS के टाइम पे इस कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, तो हमने जहन में एक चीज़ याद की थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिला था कि इसको हमने कैसे याद करना है। ठीक है जी। नंबर वन, एक्चुअली जो टेरीज मेजर है, मेजर से मुराद है बड़ा। मतलब वो इतना बड़ा मसल है कि वो अकेला भी रह सकता है। बट यहाँ पे टेरीज माइनर है, ये छोटा मसल है, तो उसने ग्रुप में रहना है, इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ रोटेटर कफ। ठीक है जी। और ये जो सुप्रास्पाइनेटस है, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड। तो अगर ये भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि मोस्ट कॉमन इंजर्ड स्ट्रक्चर इन रोटेटर कफ, दैट विल बी सुप्रास्पाइनेटस इंजरी। फिर ये है कि ये जो मिसाल के तौर पे रोटेटर कफ है, ये शोल्डर जॉइंट जो है उसके फ्रंट में डेफिशिएंट है, इसलिए फ्रंट से शोल्डर जॉइंट वीक है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ रोटेटर कफ। इसीलिए अगर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है, तो मोस्ट कॉमन डायरेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, अगर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होती है, तो उसका जो मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है, दैट विल बी एंटीरियर। वो क्या होनी चाहिए? एंटीरियर। सो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन। ठीक है जी। कुछ जगहों पे इंफीरियर भी है, बट मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर, और इसकी वजह यह है कि देर इज डेफिशिएंसी ऑफ रोटेटर कफ। और अगर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हो जाए और उसमें किसी नर्व इंजरी के बारे में जिक्र आ जाए, अगेन प्लीज रिमेंबर दैट विल बी एक्सिलरी नर्व। तो देखिए, एक्सिलरी नर्व ये दो जगहों पे अभी तक हमने पढ़ा, इसके जो इंजरी चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। एक तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन के दौरान, और दूसरी बात नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर के दौरान। ठीक है जी। इन एरियाज में शोल्डर जॉइंट की जो डिसलोकेशन है, उनके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, मैं आप लोगों को ऐसा एनाटमी बताऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि सर, एक कंसेप्ट में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो हम की कंसेप्ट की तरफ आते हैं। ठीक है जी। हम पहले सेक्शन बनाते हैं, उस सेक्शंस को हमने डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे हमने आर्म की बात करनी है। आर्म से मुराद क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्रेकियम। और ये तो आप लोग को पता है कि जो ब्रेकियम है या आर्म है, इसने फॉर एग्जांपल स्टार्ट कहाँ से होना है? शोल्डर जॉइंट से, एंड दे एक्सटेंड अप टू द एल्बो जॉइंट। ये कहाँ पे जाएगी? एल्बो जॉइंट में। तो ये कि आर्म में मिसाल के तौर पे हमारे पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है जी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। और एक क्या होता है? एक्सटेंसर। जो फ्लेक्सर है, इसको हम एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो एक्सटेंसर है, इसको हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। देखिए, इसमें मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत कम है, अदरवाइज हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे। इसमें तीन मसल्स होते हैं, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस एंड कोरेको ब्रेकियलिस। तो BBC इज द नमोनिक हाउ टू रिमेंबर मसल्स इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। लेकिन जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही मसल है, जो मेन मसल है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप मसल। ठीक है जी। अब आप लोगों से सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है या जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसकी जो इनिशियली मेन जो नर्व इनर्वेशन है, वो किसके पास है? दैट इज कॉल्ड मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मस्कुलो क्यूटेनियस।
लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्टीरियर, तो इसकी जो नर्व इनर्वेशन है दैट इज ऑलवेज दैट इज कॉल्ड ट्राई दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप मसल इनर्वेटेड बाई रेडियल नर्व। देखिए जो आर्म है इसका जो मेन इफेक्ट है वो आगे एल्बो जॉइंट होता है। तो अगर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर आर्म में मसल को हम एक्साइट करें तो वो फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो करेगी, और अगर हम मिसाल के तौर पे ट्राइसेप की बात करें ये एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो करेगी। इफ द पर्सन कैन नॉट एबल, अगर आप किसी मरीज को कहें कि अपने उंगलियों को फिंगर्स को अपने शोल्डर के साथ टच करे तो आप इनडायरेक्टली उससे फ्लेक्शन करा रहे हैं। अगर मरीज वो ना कर पाए तो फिर मस्कुलो स्केलेटल मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होती है। ठीक है जी। ब्लड सप्लाई के लिहाज से अगर बात करें, चाहे मिसाल के तौर पे फ्रंट है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, चाहे एक्सटेंसर है, इन दोनों को जो मेजर ब्लड सप्लाई मिलती है वो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी से मिलती है। कौन सी? ब्रेकियल आर्टरी। और आप लोग को ये तो पता होना चाहिए कि जो ब्रेकियल आर्टरी है इट इज द मेन सोर्स वेयर वी कैन मेजर द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एज वेल। देखिए ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच है, अ डीपर ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, जिसको हम प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी कहते हैं। ठीक है जी। तो जो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी है that can goes toward the extensor part and that can also for example innervated the tricep muscle। ठीक है जी। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मिसाल के तौर पे हमने एट द लेवल ऑफ एल्बो, एल्बो जॉइंट की मतलब मिसाल के तौर पे ये जो एल्बो जॉइंट है इसकी फ्रंट पे हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन है। उस ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन एट द फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट देयर इज अ ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन। जो ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्यूबिटल फोसा। इस डिप्रेशन का नाम क्या है? क्यूबिटल फोसा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी जो क्यूबिटल फोसा है इसमें याद रखे इस तरह ये ट्राइंगुलर शेप दिखता है, बट ये ट्राइंगल बनती कैसे है, इसकी मतलब ये है कि बनावट कैसे होती है। देखिए यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे ह्यूमरस का लेटरल एपिकोंडाइल है, और यहाँ पे देखिए ये ह्यूमरस का मीडियल एपिकोंडाइल है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एपिकोंडाइल के बीच में एक इमेजनरी लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? लाइन। और यहाँ से एक मसल आता है, मतलब इस साइड से, उसका नाम है प्रोनेटर टीरीज मसल, दैट इज कॉल्ड प्रोनेटर टीरीज। और यहाँ पे जो मसल है दैट इज कॉल्ड ब्रेकियो रेडियलस मसल। देखिए यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज मसल है। प्रोनेटर टीरीज मसल ये हमारे पास कहाँ से आता है? फ्रॉम द मीडियल साइड, मिडिल साइड। और यहाँ पे जो मसल है दैट इज ब्रेकियो रेडियलस। तो ब्रेकियो रेडियलस, रेडियलस का मतलब होता है रेडियस बोन की तरफ जाता है, रेडियस इज ऑलवेज लेटरल। तो ब्रेकियो रेडियलस मसल फ्रॉम द लेटरल साइड, प्रोनेटर टीरीज फ्रॉम द मीडियल साइड व्हेन दे कंबाइंड, और यहाँ पे इमेजनरी लाइन, ये तीनों मिलकर जब ये एक ट्राइंगुलर शेप स्पेस बनाती है इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिटल फोसा कहते हैं। अब इस क्यूबिटल फोसा की खासियत ये है कि इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने समझनी है कि यहाँ से इस क्यूबिटल फोसा में अगर आप देखें, यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, और फिर इसी के साथ एक स्ट्रक्चर और जा रहा होता है, फिर एक स्ट्रक्चर जो है ना और भी होता है, और फिर एक स्ट्रक्चर इस तरह और भी होता है। सो देर आर फोर मेन स्ट्रक्चर दैट यू पीपल नो फॉर द क्यूबिटल फोसा। तो देखिए सबसे जो मीडियल है उसका नाम है मीडियन नर्व। वो क्या है? मीडियन नर्व। फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी। ये क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। फिर इसके बाद है बाइसेप मसल टेंडन। अगर आप लोग अपने थोड़ा सा इस अपर लिम्ब को फ्लेक्स रखें और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द एल्बो आप लोग थोड़ा सा फील करें तो आप लोग को बाइसेप टेंडन जो है वो फील होती है। तो यहाँ पे बाइसेप क्या होता है? टेंडन। और इसके बाद जो है ना दैट इज रेडियल नर्व। लेकिन जो अल्नर नर्व है वो क्यूबिटल फोसा से पास नहीं होती। तो एग्जाम क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व is not the part of cubital fossa, is not the content of cubital fossa, that will be ulnar nerve। तो अगर हम इसकी कंटेंट्स की बात करें कि मिसाल के तौर पे जो क्यूबिटल फोसा है इसकी हम कंटेंट्स की बात करें तो याद रखें कंटेंट्स के हवाले से तो हम मीडियल टू लेटरल बात करेंगे। अगर हम कंटेंट्स को सीक्वेंस वाइज देखें, लेकिन हम कैसे बात करें? मीडियल टू लेटरल। तो याद रखें नंबर वन, एक तो हमारे पास मीडियन नर्व आएगी दैट इज कॉल्ड मीडियन नर्व। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल आर्टरी। वो क्या है? ब्रेकियल आर्टरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, क्योंकि दिस इज द आर्टरी विच वी कैन मेजर फॉर ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। फिर इसके साथ बाइसेप टेंडन है, बाइसेप मसल टेंडन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे देखें दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। देखिए चार चीजें हैं। तो अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं ना
कि आप किसी पेशेंट का ब्रेकियल आर्टरी मालूम करें। तो हमने तो ब्रेकियल आर्टरी मिसाल के तौर पे ये है, ब्रेकियल आर्टरी तो ये है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन नर्व की लेटरल जाएंगे, क्योंकि मीडियल से हम लेटरल जाएंगे, और बाइसेप टेंडन की मीडियल है। तो medial to bicep tendon, the structure present inside the cubital fossa that is called a brachial artery. And this is the artery where we can rev the cup and we can use to measure the blood pressure. ये blood pressure measuring के लिए यूज होता है। और इस क्यूबिटल फोसा के ऊपर ऐसी एक मिसाल के तौर पे वेन्स होती है। इस वेन का काम यह है कि दो वेन्स को आपस में मिलाना। इसकी एक साइड पे जो मीडियल साइड है उसमें बेसिलिक वेन होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिलिक वेन, ये हम वीनस ड्रेनेज में जिक्र करेंगे। और इसका जो लेटरल है तो उसके अंदर कैफेलिक वेन होता है, कुछ लोग इसको सेफेलिक वेन कहते हैं, कुछ लोग इसको सेफेलिक या कैफेलिक वेन कहते हैं। तो ऐसा वेन जो बेसिलिक और सेफेलिक वेन को मिलाए इनसाइड दिस क्यूबिटल फोसा, तो उसका नाम है मीडियन क्यूबिटल वेन, दैट इज कॉल्ड एमसीवी। और ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन है, इट इज मेनली यूज फॉर आईवी सैंपलिंग, ठीक है जी। So that is what all about the basic anatomy. We start from today right now कि आप लोगों को अगर इस तरह की एनाटमी समझ आएगी, मैं एनाटमी के साथ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा इसलिए करूँगा, इससे आप लोगों को जो एज मिलेगी वो सर्जरी के एमसीक्यूज में मिलेगी, क्योंकि एनआरई वन के अंदर जो सर्जरी के मेजॉरिटी एमसीक्यूज होते हैं वो एनाटमी के नॉलेज के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं दिल से आप लोगों के साथ मेहनत करूंगा, और जिस चीज़ के ऊपर टीचर और स्टूडेंट दोनों कंबाइन करके पॉजिटिव अप्रोच और मेहनत करते हैं, उस सेशन का, उस कम्बिनेशन का, उस ग्रुपिंग का और उस फैमिली का हमेशा अल्लाह पाक आउटपुट जीत की शक्ल में देता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जैसे कि हमारे साथ माशाल्लाह इंटरेस्ट ले रहे, जुड़ के रहे हैं, अगर आप एंड तक जाएंगे तो यू पीपल विल बी फास्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टूडेंट इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये वाला लेक्चर उनको हम फ्री भी देंगे, ताकि एटलीस्ट उनको डेमो का पता चले कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। और आप लोगों की एक्सपोजर तो हो चुकी है, तो जितना आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू गाइस, ग्रेट फॉर अस, एंड एज वेल एज सुपर ग्रेट फॉर दोस्त हु विल कम टू द फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।